Bismillahirrahmanirrahim. Students, last time we discussed chapter 3, General Science 9th class. That was about biochemistry and biotechnology. In this chapter, we discussed different types of biochemical reactions, those reactions which occur in the bodies of living organisms, which are called metabolic reactions. That are two types, anabolic and catabolic reactions. Then we discussed metabolism of proteins, fats and carbohydrates. After this, enzymes were explained. Then we studied blood and its functions. Blood groups were explained. Blood groups compatibility, it was discussed, or factor in compatibility. These things they were explained last time. About DNA we also discussed. Now today we are going to start next topic, that is genetic engineering. Genetic engineering जो है ये इट्स अ सेट ऑफ टेक्निक्स है, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, वी ट्रांसफर जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर. एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को हम दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं. तो इस पर्पस के लिए हम ये करते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म के जीन्स हमने ट्रांसफर करने होते हैं उसके सेल्स में से उन जीन्स को पहले काटते हैं. एंजाइम्स के जरिए काटना होता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जिनके जरिए जीन्स काटे जाते हैं. उसके बाद उनको हम इंसर्ट कर देते हैं इनटू द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे ऑर्गेनिज्म जो रिसिपिएंट कहलाएगा उसके अंदर जो है उनको इंसर्ट कर दिया जाता है. अब ये जो जीन्स हैं ये डिफरेंट सोर्सेस से जो है कंबाइन किए जा सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके बाद फिर हम इनको लिविंग सेल्स में ट्रांसफर कर देते हैं. तो इस टेक्निक को जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का ह्यूमन वेलफेयर में रोल क्या है, बताया कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फॉरेन जीन को रिसीव करता है उसको ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डोनर है जिससे हमने जीन लिया है, और जिस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर किया है वो ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. अब ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो ये है. जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म हमारा बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म, उसमें ये 4 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप ये है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन कि हम जिस जीन को ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, हम उस जीन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जीन कहाँ पे है, डोनर की बॉडी में वो जीन कहाँ पे है. तो हम उस जीन के काम से अंदाजा लगाएंगे कि ये जीन जो है ये बॉडी के किस पार्ट में हो सकता है. दूसरा स्टेप है जीन का रिमूवल, कि जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि डोनर के अंदर इस पार्ट में वो जीन मौजूद है तो उस पार्ट से उस जीन को हमने रिमूव करना है. तीसरा स्टेप होता है कन्वर्जन जीन की क्रोमोसोम के अंदर या डीएनए के अंदर, ताकि हम रिसिपिएंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर सकें. और चौथा स्टेप है उस डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करना रिसिपिएंट के अंदर. जो डिजायर्ड जीन होता है उसको रिसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर करना. असल में जीन कैरियर क्या होगा, प्लाज्मिड होगा वो डीएनए जिसके अंदर हमने जीन को अटैच किया हुआ है, तो उसको रिसिपिएंट में ट्रांसफर करना. ये 4 स्टेप्स हैं. इन्हीं 4 स्टेप्स को ये आगे इंसुलिन प्रोडक्शन के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया. ये 9th क्लास के सिलेबस में तो चीज नहीं है. 9th क्लास के सिलेबस में ये सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, लेकिन इसको जैसे इन 4 स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक मैंने नेक्स्ट स्टेप जो है वो डायग्राम ली, जिसमें आप देख रहे हैं कि इंसुलिन का बताया गया है कि इंसुलिन जो है एक एनिमल प्रोटीन है जो कहाँ प्रोड्यूस होती है, पैंक्रियास के अंदर. और इसका काम क्या है, इस इंसुलिन का काम है ये कंट्रोल करती है ग्लूकोज का लेवल. ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर इसने कंट्रोल करना होता है.
अगर पैंक्रियाज वर्क नहीं करता तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगी। उसका रिजल्ट क्या होगा? लेवल ऑफ ग्लूकोज ब्लड में राइज कर जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ह्यूमन बीइंग्स में इस बीमारी को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ये तो आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया गया इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन एक प्रोटीन है और इसने क्या करना होता है? हार्मोन है, इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है और इसका काम क्या है? शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अब हमें पता है कि ये पैंक्रियास के अंदर प्रोड्यूस होता है। पैंक्रियास में सेल्स भी याद रखें, आइलेट्स ऑफ लांगरहन सेल्स का नाम है जिनके अंदर ये इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? आप स्टेप्स में देखें, पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इस वक्त क्या है? इंसुलिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जीन। हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि वो पैंक्रियास के अंदर हो सकता है। अब हमने क्या किया? पैंक्रियास से उसको हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल है, जिसका मैंने कहा आइलेट्स ऑफ लांगरहन होते हैं, उनको हमने अलग किया। ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या था? रिमूवल ऑफ जीन फ्रॉम द डोनर। डोनर से उस जीन को हमने रिमूव करना है। तो ये देखें, जब आइडेंटिफाई कर लिया है तो ये देखें, ये जीन जो है ये एस शेप में उन्होंने शो किया। इसको हमने उसके सेल के अंदर डीएनए से इसको काटा है। और कैसे काटा है? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जिनके जरिए काटा जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? इसी के साथ ही ये बैक्टीरियम लिया हमने और बैक्टीरियम के अंदर से प्लाज्मिड को लिया है। प्लाज्मिड को भी उसी एंजाइम से काटा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिससे हमने इस जीन को काटा था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इस एंजाइम को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इसके जो कट एंड्स हैं ये स्टिकी एंड्स होंगे। स्टिकी एंड्स मीन कैसे एंड्स होंगे? जिस पर के ये जो कट जीन है इसके एंड्स स्टिक हो जाएंगे। तो ये देखें, इसको साथ मिलाया तो ये उसका हिस्सा बन गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। ये जीन उस डीएनए का हिस्सा बन गया। देखिए, ये दूसरा स्टेप जो आपको बताया गया था, रिमूवल ऑफ जीन फ्रॉम द डोनर, और उसके बाद क्या था? कन्वर्जन ऑफ जीन इनटू क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये स्टेप है जो यहाँ पे आपको ये कन्वर्जन का बताया गया है। देखिए, पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन का हो गया, दूसरा हो गया कि जीन को हमने अलग कर लिया है, और तीसरा स्टेप क्या है कि जीन की कन्वर्जन हुई है इनटू डीएनए में, या प्लाज्मिड के अंदर हमने उसको अटैच कर दिया है। इंसुलिन जीन को इंसर्ट कर दिया है प्लाज्मिड के अंदर। तो ये है कन्वर्जन ऑफ जीन इनटू डीएनए, जो आपको तीसरे स्टेप में यहाँ शो किया गया था, कन्वर्जन ऑफ द जीन इनटू क्रोमोसोमल डीएनए। ये 3 स्टेप हम कर चुके हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? हमने इसको, ये जीन क्या कहलाता है इस वक्त जो है? ये रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। रिकम्बिनेंट डीएनए, जिस डीएनए को हमने इस डीएनए के अंदर, सॉरी, जीन को हमने प्लाज्मिड के अंदर या डीएनए के अंदर अटैच कर दिया है, अब वो डीएनए क्या कहला रहा है? रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए हमने इस बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर देना है। ये है जो आपको अगला स्टेप आखिरी बताया गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन कैरियंग डीएनए कहना था इनटू द रेसिपिएंट। जीन कैरियंग डीएनए या जो प्लाज्मिड था उसको हमने रिसिपिएंट के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये देखिए, इंसर्ट कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा? ये बैक्टीरिया में डिवाइड होगा। ये देखिए, इसने ये 2 जो है वो बैक्टीरिया बना दिए हैं। जब 2 बैक्टीरिया बन गए हैं तो आप देखें कि वो जो हमारा जीन इंसर्ट किया हुआ है वो दोनों के अंदर चला गया है। अब ये हमारा जीन जो इसने चूंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन कंट्रोल करनी है, तो ये इंसुलिन की प्रोडक्शन करता जाएगा। ये जो नया प्रोड्यूस होने वाले सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल, सब के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होती जाएगी। तो इस तरह से हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के 4 स्टेप्स जो थे उनको डायग्राम के साथ और एक एग्जांपल होगी ये उसके साथ एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर ये खेती बाड़ी, फसलें काश्त करना, और लाइफ स्टॉक क्या होता है? मवेशी पालना। इसमें बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसका क्या रोल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का बताया कि इसने रेवोल्यूशनाइज किया है, इनकलाब पैदा किया, ये मीन बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की है एग्रीकल्चर में। और ये अपैरेंट है, वाज़ेह है, किससे? इन एग्जांपल से। जो वो कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, कहा कि इन एग्जांपल से ये वाज़ेह हो सकता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसने एग्रीकल्चर में किस कदर जो है वो इनकलाब पैदा की है। नंबर 1,
कहा कि प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज, ऐसी पौधों की या फसलों की वैरायटीज पैदा की गई हैं जो पैदावार बहुत ज्यादा देती हैं। इस तरह एनिमल्स की ऐसी वैरायटीज हैं जो दूध ज्यादा देती हैं और मीट भी, गोश्त भी ज्यादा मिलता है उनसे। नंबर 2, इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के वो हिस्से जो एडिबल है, एडिबल मीन जो खाने पीने में इस्तेमाल होते हैं, मसलन फ्रूट्स हो गए तो, या जूसेस वगैरह आप देख सकते हैं, जैसे शुगर केन है। तो बताया कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, उसको इम्प्रूव किया गया, बेहतर किया गया। नेक्स्ट बताया इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होते हैं? हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड जो है, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। असल में हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड का जो इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है ना, वीड किलिंग केमिकल्स की बात करें, पेस्टिसाइड या इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स हैं, इनको इंट्रोड्यूस करवाना, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से ही हो रहा है। तो इसकी आगे आपको मजीद कुछ ये बताता हूं मैं कि हर्बिसाइड्स जो हैं ये वो जड़ी होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को तो किल कर देते हैं, इस तरह पेस्टिसाइड इंसेक्ट्स को किल करते हैं, लेकिन ये केमिकल्स फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इसमें रोल ये है कि ऐसे कुछ जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं पौधों के अंदर कि जो इन हर्बिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, कि ये हर्बिसाइड्स उन हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को तो किल कर देंगे, या पेस्टिसाइड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, लेकिन हमारी फसलें जो हैं वो अफेक्ट नहीं होती। चौथे नंबर पे बताया इंक्रीज इन द शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इनको स्टोर करते हैं तो स्टोरेज लाइफ के ज्यादा देर तक ये पड़े रहें और खराब ना हो। मतलब इनको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं, और फ्रिज के अंदर रखना ये भी इसका है, उसकी शेल्फ लाइफ कहलाती है, फ्रिज के अंदर जितने दिनों तक उसको रखा जा सकता है। या वैसे आपने बॉक्सेस में डालकर उसको कहीं भी स्टोर किया हुआ है, तो ये सारा क्या कहलाता है? शेल्फ लाइफ फ्रूट्स की। तो इसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से हमने इंक्रीज किया। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स इनटू नॉन लेग्यूम्स, जैसे वीट, राइस एक्सेट्रा, ऐसी फसलें हैं तो ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जो पॉड्स वाले होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, जैसे पीज है, पीज जो है, या आप कह सकते हैं फलीदार जो दूसरे पौधे हैं, मटर वगैरह यानी कि ये हो गए। इसके अलावा जो है ये, हाँ, लोबिया भी इसी के अंदर ही आ जाता है। लोबिया जो है वो इसी कैटेगरी में आएगा। तो ये जो पौधे हैं पॉड्स वाले जो पौधे हैं, जिनमें कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं इसकी पीस की, जो कि मटर होते हैं, और उसके अलावा जो है आप बीन्स की एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि लोबिया जो है, बीन्स। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स होती हैं, जिनमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कहा कि हम नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं, जो नॉन लेग्यूम्स हैं, उनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो वो पौधे जो हैं उनमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। 6 पॉइंट में बताया गया आपको इंप्रूवमेंट इन फ्रूट क्वालिटी। फ्रूट क्वालिटी जो है उसको बेहतर बनाया गया। फ्रूट्स यानी अच्छी किस्म के, अच्छी वैरायटीज जो फ्रूट्स की हैं वो डेवलप की गई। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स के हवाले से आपको बताया गया। कहा कि हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, किस लिए? टू ऑब्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन सी होंगे? जिनके अंदर हम डिजायर्ड जीन्स को इंसर्ट कर चुके होंगे। तो हम फसलों, पौधों की जो है वो ऐसी वैरायटीज पैदा कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि जो हाई यील्ड क्रॉप्स हैं या फ्रूट ट्रीज हैं, दे आर क्वाइट ससेप्टिबल टू डिजीजेस, कि वो पौधे या वो फसलें जो अच्छी पैदावार देते हैं तो बीमारियों को वो ज्यादा शिकार होते हैं। क्वाइट ससेप्टिबल टू डिजीजेस, ससेप्टिबल मीन एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड विद डिजीजेस।
जो बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब हमें जो है किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, डिजायरेबल क्या होगा हमारे लिए कि हमको ऐसे जीन्स जो डिजीज रेजिस्टेंट हों इन हाई यील्ड प्लांट्स के अंदर जो हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दें ताकि इन पौधों को बीमारियां जो हैं वो मुतासर ना कर सकें। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ये किया जा रहा है। नेक्स्ट बताया प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड एनिमल्स। It is desirable to produce high milk and meat producing animals to feed constantly increasing human population। बढ़ती हुई इंसानी आबादी की खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए हमें ऐसे जानवर पैदा करने की जरूरत है जो दूध भी ज्यादा देने वाले हों और गोश्त भी ज्यादा देने वाले हों, जिनसे कि गोश्त भी हमें ज्यादा मिले। नॉर्मल जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है एनिमल्स के अंदर ये तो बहुत लेंथी होता है कि एक हम ब्रीडिंग करवाएं उसके बाद फिर वेट करें कि वो जानवर आगे बच्चे पैदा करेगा, वो गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद तो गेस्टेशन पीरियड बड़े लेंथी होते हैं। तो बताया कि ये बहुत जो है वो लेंथी है प्रोग्राम बन जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के जरिए हम सिर्फ टाइम फॉर रिप्रोडक्शन को ही शॉर्ट नहीं कर सकते कि जिसमें कि हम डिजायरेबल ब्रीड को हासिल कर लें, बल्कि हम इस बायोटेक्नोलॉजी के जरिए उन डिजीजेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होती हैं। कि दो एनिमल्स की हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं, एक एनिमल को बीमारी थी वो दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। जो हेरिडिटी से जो ट्रांसफर होने वाली डिजीजेस होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे को ट्रांसफर हो सकती हैं, तो हम तो क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे थे कुछ नई वैरायटीज पैदा करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन एक जानवर जो हेल्दी था वो बीमार हो जाता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये भी कंट्रोल हो जाती हैं। पता है कि क्लोनिंग या प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल जो है ये पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। जैसा शीप के अंदर किया गया, ये डोली शीप जो है ये प्रोड्यूस की गई थी। तो ये टेक्निक्स जो हैं यूज की जा रही हैं आगे एनिमल ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकती हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको क्लोनिंग के बारे में बता दें। तो क्लोनिंग 3 किस्म की होती है। एक होती है जीन क्लोनिंग जिसमें जीन्स की जो है वो कॉपीज तैयार की जाती हैं। आप कह सकते हैं जीन लाइब्रेरी जैसे डेवलप करनी है। जो जेनेटिकली ट्रांसफर होने वाली डिजीजेस हैं हम उनको क्योर कर सकते हैं, जीन्स को हम वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको कट करके रिमूव करके हेल्दी जीन्स वहां इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो डिजायर्ड जीन्स जो हैं उनको उनकी कॉपीज बनाना, ये जीन क्लोनिंग है। दूसरी है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग में ये होता है कि हम सेल्स को कल्चर करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसमें ये होता है कि जब वो सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, डिवीजन जब हो रही होती है, खास तौर पे इसमें मैं आपको तरीका बता दूं कि जेनेटिकली जो थेराप्यूटिक क्लोनिंग है इसमें हम स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और स्टेम सेल्स कौन से होते हैं? जो डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी रखते हैं। अब इसका तरीका पहले बता दूं फिर इसका आगे यूज बताता हूं। तरीका ये होता है, क्लोनिंग का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि एक एग लेकर, फीमेल का ऑर्गेनिज्म का एग लेकर उसके अंदर से न्यूक्लियस को या उसका जो डीएनए उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद एक दूसरे इंडिविजुअल का सोमैटिक सेल जो है, सोमैटिक सेल जो है किसी भी मेल इंडिविजुअल का जो सोमैटिक सेल है उसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस लेकर उस एग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। दोबारा सुन लें कि एग में से पहले जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस था वो रिमूव कर दिया। फिर क्या करना है, मेल ऑर्गेनिज्म का सोमैटिक सेल का जो है डिप्लॉयड जो कि सेल था तो उसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस लिया और उस एग के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब वो एग जो है वो जाइगोट बन जाता है क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद पूरी हो जाती है, डिप्लॉयड तादाद पूरी हो गई। उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर करते हैं, वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही उसके सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, ताकि एम्ब्रियो बनाना है उन्होंने डिवाइड होकर, तो ब्लास्टुलर स्टेज पे जब पहुंचता है, ब्लास्टुलेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा ब्लास्टोमस बन जाते हैं, तो इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है।
ब्लास्टोसिस्ट के बहुत ज्यादा सेल्स बन गए या ब्लास्टूला उसको कहते हैं, तो उन सेल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करके उन सेल्स को हम यूज करेंगे एज स्टेम सेल्स फॉर क्यूरिंग डिफरेंट डैमेज्ड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है हेपेटाइटिस वगैरह के सिलसिले में, या लंग डिजीजेज में लंग्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, तो वहां हम उनको सेल्स को जो है जो टिश्यूज बन जाते हैं उन टिश्यूज को हम वहां पे यूज करते हैं, ऐसे यानी कि रिपेयरिंग के लिए कह सकते हैं कि हम उनको यूज करते हैं। तीसरी क्लोनिंग है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। इसमें पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप किया जाता है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया वो बिल्कुल वही है कि उसमें एग जो है उसमें से हम उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं, उसमें डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है सोमैटिक सेल से लेकर सोमैटिक सेल मेल ऑर्गेनिज्म का जो है उसमें से हम डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है उसमें एग में स्टार्ट करते हैं, वो डिवाइड होना शुरू कर देता है। एम्ब्रियो जब बनता है उसका टेस्ट ट्यूब के अंदर ही उसको हम पहले जो है वो डेवलप करते हैं। जब उसकी डिवीजन हो जाती है वो ब्लास्टूला स्टेज पे पहुंचता है, उसके बाद उसको जिस फीमेल से वो एग लिया होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म से, तो उस ऑर्गेनिज्म की वोम के अंदर जो है इंसर्ट कर दिया जाता है। अब उसकी वोम के अंदर वो डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल बन जाता है और उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होती हैं जो मेल ऑर्गेनिज्म की थी, क्योंकि हमने मेल ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस उसमें डाला होता है, तो सारा डीएनए मेल ऑर्गेनिज्म का होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जो उन्होंने क्लोनिंग का बताया था। और ये जो डोली शीप है ये बिल्कुल इसी तरीके से डेवलप की गई थी जेनेटिकली, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। फसलों को बेहतर बनाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल है। नंबर 1 बताया वीड किलिंग एबिलिटी। जो हर्बिसाइड्स हम यूज करते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को या अनवांटेड प्लांट्स को खत्म करने के लिए यूज होते हैं, जो फसलों के अंदर खुद ब खुद उग जाते हैं ऐसे पौधे, और वहाँ की जो है साइल की न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं और फसलें हमारी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती, उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो हम केमिकल्स के जरिए इन वीड्स को खत्म करते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जो हम हर्बिसाइड यूज करते हैं ये हमारी फसलों को भी अफेक्ट करती हैं। वीड्स को किल करने के साथ साथ हमारी फसलों को भी इफेक्ट करते हैं। तो वीक सोल्यूशन साइनामाइड का जो है ये वीड्स को किल कर देता है, लेकिन ये मतलब टबैको प्लांट्स हैं तो उनको भी डैमेज करता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताया, साइनामाइड का जो सोल्यूशन है वीक सा सोल्यूशन बनाकर हम यूज करें तो जो जड़ी बूटियां टबैको प्लांट्स के अंदर उगने वाली वो तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन टबैको के तंबाकू के जो पौधे वो खुद भी डैमेज हो जाते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, ऐसे जीन्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं टबैको प्लांट के अंदर कि जिसकी वजह से वो जो पौधे हैं यानी टबैको प्लांट्स हैं वो ना सिर्फ हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं बल्कि उनकी ग्रोथ भी बेहतर होती है। ठीक है, ना सिर्फ वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन जाते हैं बल्कि उस जीन की वजह से टबैको प्लांट्स की ग्रोथ भी बेहतर हो जाती है, ग्रोथ भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो है पेस्ट रेजिस्टेंस के बारे में, बीटी जीन जो बैक्टीरिया के नाम पे है बेसिलस thuringiensis। बीटी स्टैंड्स फॉर बेसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया जो है उसका नाम है बेसिलस thuringiensis, उसी के नाम पे इसको बीटी जीन कहा गया। कहा कि ये पेस्ट रेजिस्टेंस इंड्यूस कर सकता है प्लांट्स के अंदर। जीन को कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, कपास की फसल में, कपास के पौधों में, और वो जो हमारी क्रॉप थी, फसल थी, वो इंसेक्ट्स के अटैक के लिए रेजिस्टेंट हो गई, यानी इंसेक्ट्स उसके ऊपर फिर अटैक ना कर सके। इन 2002 टू 2003 वीट सीजन जो था उसमें इंसेक्ट्स जो एफिड्स थे इन्होंने वीट क्रॉप को बहुत डैमेज किया। ऑन सम पार्ट्स ऑफ सिंध प्रोविंस, खास तौर पे सुबह सिंध के कुछ हिस्सों में, कुछ इलाकों में वीट क्रॉप्स को एफिड्स ने बहुत ज्यादा डैमेज किया। ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज की गई इन एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ? बाय प्रोड्यूसिंग एफिड रेजिस्टेंट वेराइटीज। वीट की जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स के जरिए वीट की
एफिड रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस की गई, तब जाकर ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हुआ। अब जहां पे आप देखें तो ये आपको शो किया गया है कि नॉन इंजीनियर टबैको प्लांट दैट हैज बीन कंप्लीटली ईटन बाय कैटरपिलर, ये देखिए ये वाला नॉन इंजीनियर था। और राइट साइड पे देखें तो वो जेनेटिकली इंजीनियर टबैको प्लांट है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटरपिलर, उसके ऊपर कैटरपिलर का कोई असर ही नहीं हुआ। उसके लीव्स जो है आप देखें तो वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, इसके लीव्स बिल्कुल ठीक हैं, जबकि जो नॉन इंजीनियर था उसके लीव्स सारी कैटरपिलर जो है वो खा गया, क्योंकि कैटरपिलर जो है ये प्लांट्स के जो लीव्स हैं उन पे फीडिंग करता है। थर्ड पॉइंट, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड। क्लासिकल टेक्निक्स ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग जो है इसके लिए तो सेवरल ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू हाई यील्ड क्रॉप्स, और टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है इस पे, जैसा बताया कि सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या होता है, शॉर्ट टाइम में हाई यील्ड क्रॉप्स जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़े टाइम के अंदर हम जो है वो अच्छी पैदावार देने वाले जो पौधे हैं, जो फसलें हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स का बताया जा रहा है और वैक्सीन के बारे में बात होगी। एंटीबायोटिक्स बताया कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और उनको किल कर देते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और वो किल हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, यानी लाखों एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं। मेनली ये साइल बैक्टीरिया जो हैं और फंजाई, साइल बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं उनसे ये प्रोड्यूस किए गए हैं। तो उनमें से चंद एक ऐसे हैं जो कि बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। लिखा कि दे डू नॉट हैव एनी बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड दे कैन नॉट हार्म वायरसेस। इंसानों के ऊपर उनका जो है वो बुरा असर नहीं होता, लेकिन इंसानी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते, और वायरसेस को भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स याद रखें, एंटीबायोटिक्स का याद रखना है आपने कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल कर सकती हैं। आगे इसकी कुछ किस्में बताई गई हैं आपको, टाइप्स एंटीबायोटिक्स की। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन्स, एरिथ्रोमाइसिन एक्स्ट्रा। नाम फिर सुन लें, तलफ़ुज़ इनका जो है पेनिसिलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, एरिथ्रोमाइसिन, ये एग्जांपल्स आपको एंटीबायोटिक्स की दी गई हैं। इनमें पहली पेनिसिलिन जो है उनको एक्सप्लेन किया कि पेनिसिलिन एक फंगस पेनिसिलियम से बनाई गई है, ठीक है, पेनिसिलियम फंगस जो है उससे ये पेनिसिलिन बनाई जाती है। और ये पेनिसिलिन क्या काम करती है, फेयरली नैरो रेंज ऑफ बैक्टीरिया जो है उन पे अटैक करती है। नैरो रेंज में बैक्टीरिया की कुछ वैरायटीज हैं जिनके ऊपर ये असर करती है, सारी वैरायटीज जो हैं हर किस्म के बैक्टीरिया के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो पेनिसिलिन का बताया कि ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और हॉवर्ड फ्लोरे ने 1928 में डिस्कवर की थी। ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हॉवर्ड फ्लोरे, इनका नाम याद रखने, और 1928 में डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की। फिर याद रखने इस बात को आपने कि नैरो रेंज बैक्टीरिया जो है उनके ऊपर इसका असर होता है, यानी कुछ वैरायटीज बैक्टीरिया की इससे खत्म होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, इसको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दूसरी है सिफेलोस्पोरेंस। सिफेलोस्पोरेंस जो है ये हासिल होती है फ्रॉम फंगस कॉल्ड मैनुलोस्पोरियम, मैनुलोस्पोरियम, और ये डिस्कवर हुई थी 1948 में। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इफेक्टिव हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया विच हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिसिलिन, कि वो बैक्टीरिया
जिनमें पेंसिलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, यानी पेंसिलिन का असर नहीं होता उन पे, पेंसिलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो सेफेलोस्पोरिन्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उनके लिए, सेफेलोस्पोरिन से वो खत्म हो जाते हैं बैक्टीरिया। थर्ड है टेट्रासाइक्लिन्स। ये सेट्रेप्टोमाइसीस बैक्टीरिया से बनाई जाती है। ये पहली दोनों आपने देखी है कि वो फंगस से बनाई गई है, फंजाई से बनाई गई है, और ये जो टेट्रासाइक्लिन्स है ये सेट्रेप्टोमाइसीस बैक्टीरिया से बनाई जाती है, और ये इफेक्टिव है अगेंस्ट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सी किस्में जो बैक्टीरिया की हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए कहलाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मीन it can destroy, it can kill many varieties of bacteria, large number of varieties of bacteria. Fourth one is erythromycins. Erythromycins बताया कि ये सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, जो कि रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होते हैं पेंसिलिन के अगेंस्ट। ठीक है, जो पेंसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है ये एरिथ्रोमाइसिन भी यूज होती है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड स्केर्स मटेरियल्स। वेस्ट और स्केर्स मटेरियल जो है उसकी रिसाइकलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। रिसाइकलिंग कहते हैं रिट्रीवल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। रिट्रीवल क्या होता है? रिट्रीव करना, मीन टू गेट बैक, वापस लेना। अब वेस्ट मटेरियल का क्या वापस लेना होता है? जैसा कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो टूट जाते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर उनको बनाया गया, कस्टमर्स को आगे जो है वो सप्लाई कर दिया गया। जब उनके पास टूट जाते हैं तो उनसे वापस कलेक्ट कर लिए जाते हैं ताकि उनको मेल्ट करके रीशेप कर दिया जाए। तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस। लिखा रिट्रीवल एंड रीयूज में दोबारा इस्तेमाल में लाना। किसको? वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। वेस्ट मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए जो है वो इकट्ठा करना, कलेक्ट करना और दोबारा इस्तेमाल में लाना। पता है कि लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड वेस्ट जैसे आयरन है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर वगैरह, दे कैन बी रिकवर्ड। इनको हम रिकवर कर सकते हैं और रीयूजेबल बना सकते हैं। रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट किसके लिए? नंबर 1 रिडक्शन इन रबिश टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पहला तो ये कि जो रबिश है, जो कूड़ा वगैरह जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी जाती है, क्योंकि कुछ हमने मटेरियल जो है वो रिसाइकल कर दिया तो बाकी थोड़ा जो है वो रबिश रह गया। दूसरी बात, कंजर्वेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हमने अगर नए सिरे से वो चीजें बनानी होती तो हम रॉ मटेरियल यूज करते, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते, तो वो जो है वो बच जाते हैं, उनकी बचत हो जाती है, कंजर्वेशन होगी रिसोर्सेज की। तीसरी बात, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज सेव्स वाटर व्हिच इज द केस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वाटर जो कि पोल्यूट हो जाता है, जब हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो पानी साफ हो जाता है। साफ करने के बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सीवेज वाटर को। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर क्या है कि जिससे हम सीवेज वाटर में से जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस, उन सबको रिमूव कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के जो टेक्निक्स हैं। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उनमें पानी बहुत कम है, किल्लत है पानी की, तो इस वजह से ये फायदा हो गया। चौथी बात कि रिसाइकलिंग सेव्स एनर्जी एंड मनी। एनर्जी और मनी दोनों चीजें सेव होती हैं। वो कैसे? कि रिसाइकलिंग में हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हमारे थे उनके ब्रोकन पार्ट्स को यूज किया है, या वो चीजें जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही थी उनको हमने यूज किया है। जबकि नए सिरे से चीजें बनानी होती तो हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर हमारी ज्यादा एनर्जी यूज होनी थी, हमारी कॉस्ट भी ज्यादा होनी थी। तो इसलिए कहा कि रिसाइकलिंग से फिर ये भी देखें कि जब हम डिमांड्स को ऐसी रिसाइकलिंग के जरिए प्रोड्यूस होने वाली चीजों से पूरी कर रहे होंगे तो लाजमी बात है कि हमें मजीद प्रोडक्शन नहीं करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल से, एनर्जी और मनी दोनों चीजें सेव हो जाएंगी। कहा कि मेनी ऑफ द मटेरियल्स डिस्कार्डेड एज रबिश, मसलन पेपर हैं, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, रबर, मेटल, ग्लास वगैरह, तो दे कैन बी रिट्रीव्ड एंड रिसाइकल्ड थ्रू रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करने के बाद उनको हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जरिए जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं।
कहा कि वी हैव टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन कुड बी कंट्रोल्ड, कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं इनको हमें कंजर्व करना होगा, इनकी बचत करनी होगी, ताकि हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो उसको भी कंट्रोल कर सकें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम यूज में लाते हैं तो इससे पोल्यूशन भी बहुत प्रोड्यूस होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल रबिश जो है इट इज डंप्ड एज वेस्ट, इसकी डंपिंग कर दी जाती है। डंपिंग क्या होता है? लार्ज जो प्लेसेस ही बनाकर कॉलोनी से दूर, आबादी से दूर जो है बहुत बड़े जो है ये डिचेस से बनाकर, स्पेसेस बनाकर जो है उनके अंदर रबिश को थ्रो कर दिया जाता है, इसको कहते हैं डंपिंग। मतलब कि मेनी ऑफ द डिस्कार्डेड मटेरियल्स जो हैं दे आर वैल्यूएबल। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, डंप कर देते हैं, वो यूजेबल होती हैं, वैल्यूएबल होती हैं, दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, पेपर बैग्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस वगैरह, इफ थ्रोन अवे रिप्रेजेंट अ लॉस ऑफ मटेरियल। अगर आप थ्रो कर देंगे वो तो लूज हो गया, मटेरियल सारा लूज हो गया, डिके हो जाएगा। More trees would have to be cut down to make papers। आप एक कागज बनाने के लिए, नया कागज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दरख्तों की कटाई करनी पड़ेगी, ताकि दरख्तों से जो वुड पल्प हासिल करें और वुड पल्प से आप नया जो है वो पेपर तैयार करें। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई हो जाएगी। लेकिन जब आप वेस्ट मटेरियल को यूज करते हैं तो रिसाइकलिंग से जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सॉलिड वेस्ट जो हमारा होता है उसका डिस्पोजल क्या होता है? उसको रिमूव करना, तो वो भी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपने काफी ज्यादा मटेरियल जो उसको रिसाइकिल कर लिया। तो बताया कि रिसाइकलिंग जो है सॉलिड वेस्ट की, ये आगे कुछ डायग्राम में भी आपको बताया गया। इंडस्ट्रीज में रिसाइकलिंग होती है, ग्लास बॉटल्स वगैरह का यूज किया कि ये मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं कि इनको हम क्या कर सकते हैं। ओल्ड जो है, ये देखें, जो ओल्ड बॉटल्स वगैरह हैं, ग्लास है, तो इंडस्ट्री के अंदर उनकी रिसाइकलिंग हो रही है, उनसे न्यू बॉटल्स और न्यू थिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये एक डायग्रामेटिकली आपको शो किया है प्रोडक्शन न्यू बॉटल्स फ्रॉम ओल्ड वंस के कैसे होता है रिसाइकलिंग से। आपको बताया जाता है कि रिसाइकलिंग जो सॉलिड वेस्ट की होती है, इसका क्या मतलब है? सॉलिड वेस्ट की रिसाइकलिंग क्या है? इसका मतलब है कि जो देयर इज लेस रबिश टू बी बर्न्ड। कहा कि सॉलिड वेस्ट जिसको हम रिसाइकल कर लेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा सॉलिड वेस्ट, तो रबिश हमारे पास थोड़ा बचेगा जिसको हमने जलाना होगा, बर्न करना होगा। मैनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस वेस्ट दैट कंटेन्स मेटल्स। इंडस्ट्रीज में ऐसा वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसमें मेटल्स होती हैं। रिकवरी जो है इन मेटल्स की फ्रॉम वेस्ट नॉट ओनली हेल्प्स टू कंजर्व द मेटल बट आल्सो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जब हम इन मेटल्स को रिकवर कर लेते हैं, उस रबिश में से अलहदा कर लेते हैं, इससे एक तो मेटल कंजर्व हो जाती है, ठीक है, मेटल महफूज हो जाती है, और दूसरी बात का एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो वो भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट बताया कि रिसाइकलिंग सीवेज वेस्ट की जो है थ्रू ट्रीटमेंट कैन मेक इट यूजेबल। सीवेज वेस्ट जो होता है उसकी अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम रीयूजेबल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। And it's important in those parts of the world where water is very scarce। ये सीवेज वेस्ट का यहाँ पे बताया, असल में सीवेज वाटर का यहाँ पे कहना था कि जो सीवेज वाटर होता है उसको हम रीयूजेबल जब बनाते हैं तो ये those parts of the world where water is scarce, कि जहाँ पानी की किल्लत है, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टेक्निक। सीवेज इफ अनट्रीटेड रिप्रेजेंट्स अ लॉस ऑफ वाटर। देखिए, अगर सीवेज वाटर जो है, निकासी का पानी वगैरह जो होता है, ये म्यूनिसिपल वेस्ट वगैरह, जिसमें अगर उसको ट्रीट नहीं करते तो लाजमी बात है वो गंदा पानी है, उसको आप यूज नहीं कर सकते, तो वो पानी लूज हो गया, पानी का लॉस हो गया अगर उसको आपने ट्रीट नहीं किया। अनट्रीटेड सीवेज क्या करेगा? आप उसको डिस्चार्ज करेंगे वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, तो उनको पोल्यूट कर देगा, पोल्यूशन काज करेगा, वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ उससे डिस्ट्रॉय होगी। तो जैसे कि बताया कि दिस मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो पानी इवन के जो दरियाओं का था, नहरों का जो साफ था, उनके अंदर आपने ये सीवेज वाटर डिस्चार्ज कर दिया, तो वो साफ पानी भी कंजम्पशन के काबिल ना रहा, यूजेबल ना रहा। इन अर्बन एरियाज बताया कि सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन सीवेज टैंक। सीवेज टैंक्स के अंदर जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और प्योरीफाइड एफ्लुएंट वाटर, एफ्लुएंट वाटर क्या? निकलने वाला, साफ होकर निकलने वाला जो पानी है,
इसको फिर हम डिस्चार्ज कर सकते हैं रिवर्स में, स्ट्रीम्स में या लेक्स में। तो सच वाटर मे फ्लो इनटू रिजर्वायर्स एंड लेटर बी ट्रीटेड एंड यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये जो पानी है ये लेक्स वगैरह के अंदर जो अब मौजूद है, इसको बाद में हम रिजर्वायर्स में कलेक्ट करके इसको फर्दर ट्रीट करके ह्यूमन कंजम्पशन के काबिल बना सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल बताया कि इट कैन सेव एनर्जी एंड मनी। ऐसे एनर्जी भी जो है वो सेव होती है और मनी की भी बचत होती है, रकम जो है अमाउंट सरमाया मतलब उसकी भी बचत होती है। सम हाउस होल्ड रबिश, मसलन पेपर वगैरह जो है, दे कैन बी बर्न टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। हाउस होल्ड रबिश क्यों कहा? कि ऐसा रबिश है, ऐसा वेस्ट मटेरियल है कि जिसको घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको जलाएं, उसको जलाकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसको डोमेस्टिक पर्पसेस में आप यूज कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी डन टू प्रोवाइड हीट फॉर हॉट वाटर एंड सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। जो घरों को गर्म रखने वाले सिस्टम होते हैं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं, तो वहां ये हीट यूज हो सकती है, या पानी को गर्म करने के लिए यूज हो सकती है। घरों में जो टैंक्स का पानी है उसको गर्म करने के लिए यूज हो सकती है। नेक्स्ट बताया कि ब्रोकन ग्लास बॉटल्स, कप्स, जॉज वगैरह जो हैं, दे कैन बी क्रश्ड एंड रिसाइकल्स। आप उनको क्रश करके रिसाइकल कर सकते हैं। अब जो यूज है इन क्रश्ड, इस क्रश्ड ग्लास का टू मेक न्यू कंटेनर्स, इससे क्या होता है? आपका मटेरियल सेव हो जाता है। अब रॉ मटेरियल जो है वो आपको जरूरत यूज करने की जरूरत नहीं पैदा होती, क्योंकि आपने रिसाइकल कर लिया इस मटेरियल को जो कि ब्रोकन पार्ट्स थे। एनर्जी एंड कॉस्ट है इट इज रिड्यूस्ड, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इट यूजेस लेस फ्यूल। रिसाइकलिंग में थोड़ा फ्यूल यूज होता है, इसलिए एनर्जी और कॉस्ट दोनों चीजें हमारी रिड्यूस हो जाती हैं। थोड़ी एनर्जी कंज्यूम होती है, थोड़ी कॉस्ट आती है। सिमिलरली रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम कैंस, एल्यूमिनियम के बड़े बने हुए जो कैंस हैं उनको रिसाइकल करें, बॉटल कैप्स को रिसाइकल करें, तो इससे हमारा मटेरियल सेव हो जाता है, एनर्जी भी सेव हो जाती है, मनी भी सेव हो जाती है। नेक्स्ट बताएं ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जानवरों का गोबर वगैरह हो गया, एंड हीट एनर्जी फ्रॉम, हीट एनर्जी जो है, आर द मोर प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। वेस्ट मटेरियल्स की जब आप रिसाइकलिंग करेंगे तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि प्रैक्टिकल थिंग्स हैं। प्रैक्टिकल थिंग्स मीन इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजें। मसलन हीट को प्रोड्यूस करेंगे, हीट को आप डिफरेंट पर्पसेस में यूज कर सकते हैं। आप थर्मल पावर स्टेशन में यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं हीट को। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है इसको आप सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं इससे, जिससे कि फसलों की पैदावार बेहतर होगी। सम डेवलप्ड कंट्रीज का बताया कि दे आर ट्राइंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग रबिश, कि रबिश को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनके अंदर इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट आपको डिस्पोजल ऑफ रबिश जो है उसके 3 मेथड बताए हैं। पहला है कंपोस्ट ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर। कंपोस्ट ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर, कंपोस्ट क्या होता है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, उसको आप सॉइल के अंदर मिक्स करें, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी उससे। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिके होता है, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जी, ये कंपोस्ट कहलाता है, प्लांट्स एनिमल्स का जो मैटर। दूसरी बात है बर्निंग इन इंसिनरेटर्स, कि जो वेस्ट मटेरियल को आपने जलाना है तो इंसिनरेटर के अंदर जलाएं। इंसिनरेटर जो है ये बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनके अंदर क्या किया जाता है कि अंडर हाई प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर पे जो है ऑर्गेनिक ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बर्न किया जाता है। इससे क्या होता है, इसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में रिलीज नहीं हो पाते, तो पोल्यूटेंट्स अंदर ही रहते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिड्यूस होकर बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी ऐश जो है वो बन जाती है, तो जिसका डिस्पोजल आसान हो जाता है। ये इंसिनरेटर जो है ये तो घरों के लेवल पे जो है वो यूज किए जा सकते हैं। इवन के एक घर का अलग अलग एक इंसिनरेटर जो है वो होता है कि वो उनका जो भी कूड़ा वगैरह होता है उसमें डालते हैं और इंसिनरेट कर देते हैं। उसको चलाने से कोई पोल्यूशन नहीं होती है इससे, क्योंकि पोल्यूटेंट्स अंदर ही कंट्रोल रहते हैं, वो फिल्टर्स के जरिए अंदर ही रहते हैं और बर्न होकर ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बताएं टू बरी अंडरग्राउंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ हाइजीन। तो बरी अंडरग्राउंड मीन के वेस्ट मटेरियल को जेर जमीन जो है वो बरी कर देना हाइजीन्स के मेथड्स के मुताबिक, सफाई को ख्याल रखते हुए। कि मसलन कैसे किया जाता है कि दूर कॉलोनी से, रहायशी जगहों से दूर जो है वो ये गहरी जगह बनाकर
पहले से जो है ऐसे वेसल को बनाकर उनके अंदर जो है उनको बरी कर देता था वेस्ट मटेरियल को। तो ये कुछ टेक्निक्स आपको बताएगी जिससे हम रबिश को डिस्पोज कर सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हर चैप्टर में आते हैं, स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। आगे ग्लॉसी में कुछ डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस रिफाइंड फॉर्म में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में दे दी गई हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Penicillin was made by a fungus called Penicillium. फंगस का नाम क्या है? Penicillium. Number 2, human blood can be classified into A, B and O groups on the basis of antigen and antibodies. यहाँ पे क्या आएगा? Antibodies. Third point, diabetes and hemophilia are due to change in dash molecule DNA. DNA यहाँ पे आएगा DNA molecule. Fourth point, the products of fat digestion are called fatty acids and glycerols. Fatty acids and glycerols. Fifth point, cephalosporins are obtained from fungus Manlosporium. Manlosporium. Manlosporium ये फंगस है जिससे सेफेलोस्पोरिन हासिल होती है। ये एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। उसके बाद ट्रू फॉल्स है सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट है कि मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ये सही है, आप इसको टिक करेंगे। नंबर 2, फैट्स आर स्टोर्ड इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये गलत है, एपिथेलियल सेल्स में नहीं बल्कि ये एडिपोज टिश्यूज होते हैं जिनमें फैट्स जो है वो स्टोर होते हैं। एडिपोज टिश्यूज में जो बीनीथ द स्किन होते हैं। उसके बाद है पेनिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये भी गलत है, पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये थोड़ी किस्म के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। फर्स्ट पार्ट, द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज ब्लड क्लॉटिंग, engulfing of the bacteria, to produce antibiotics or to transfer oxygen. फर्स्ट पार्ट होगा बेटे ब्लड क्लॉटिंग, ये इसका काम है, ब्लड क्लॉटिंग। सेकंड पॉइंट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बाय न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, जीन्स या गैमेट्स। जीन्स, सी पार्ट आएगा। जीन्स हैं जो इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। थर्ड पॉइंट, फैट्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लाइसोल प्लस फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स प्लस वाटर होगा। सी पार्ट आएगा इसमें बेटे, ग्लाइसोल एंड फैटी एसिड जो है ये मिलकर फैट्स बनाते हैं। चौथा पॉइंट, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हॉवर्ड फ्लोरे, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक। तो ये बी ऑप्शन इसमें आएगी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हॉवर्ड फ्लोरे। फिफ्थ एमसीक्यू जो है, and the antibiotic cephalosporin was developed in 1848, 1948, 1928, 1998। ये बी ऑप्शन आएगी, 1948 में सेफेलोस्पोरिन जो है ये डिस्कवर हुई। 1948 में सेफेलोस्पोरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई। इसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। Now it is the end of this chapter. Allah Hafiz.